नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस गुजरात के हिंदू मुस्लिम दंगों की चर्चा पूरी दुनिया भर में हुई, उसी गुजरात से सिर्फ एक मुस्लिम एमएलए इस बार चुना गया है। 182 की विधानसभा में सिर्फ एक मुस्लिम एमएलए है गुजरात में। और कमाल यह है कि जो मुस्लिम कभी गुजरात में जो वोट बैंक कभी बंटता नहीं था, इस बार कई खांचों में गया, कई बटन पर बह गया, लुट गया। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे फिर वो एमआईएम हो, और चाहे फिर वो बहुजन समाज पार्टी हो, और भी कई पार्टियां थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम इलाकों में जो 19 सीटें थीं, उन 19 में से 17 सीटें बीजेपी ले गई, मोदी जी ले गई। अब सवाल यह है कि अगर ये जो ट्रेंड है मुस्लिम वोटिंग, ये जो पैटर्न है, अगर ये पैटर्न गुजरात के बाहर मोदी जी ने इस्टेब्लिश कर दिया, तो समझ लीजिए फिर 2024 में क्या होने जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो कौम जो हमेशा समझदारी के साथ, वो अक़लियत जो समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ वोट देती थी, क्या वहाँ पर भी सेंध लगा दी है अमित शाह ने और मोदी ने? और सवाल ये उठता है कि क्या 2024 में फिर किसी ना किसी ओवैसी, किसी ना किसी आम आदमी पार्टी या फिर कोई हाथी पर मुसलमान बैठ जाएगा जिसका एडवांटेज मोदी को होगा? या फिर कहीं ना कहीं ये तय कर लिया है गुजरात से सबक लेके मुस्लिम ने कि इस बार वोट गुजरात के पैटर्न पे नहीं होगा? अब ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर मैंने कई लोगों से बात की और उनकी राय आप जरूर जानिए। जिस तरह 22 के असेंबली इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में मुसलमान एकजुट रहा, नहीं बटा, मुझे पूरी उम्मीद है 24 में भी नहीं बटेगा। कहा है कि गुजरात इलेक्शन और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद उसका प्रोपगंडा जिस तरह लादा जा रहा है, उससे मुसलमान बहुत सशंकित है और चौकन्ना भी है कि अब हमको ये काम नहीं करना, चाहे ओवैसी आ जाए। भाई 22 में भी ओवैसी ने बड़ी कोशिश कर ली, कहाँ बांट पाए। अब ये जो साहब हैं, इनको ऐसा वैसा मत समझिएगा। हिसाम सिद्दीकी जो हैं, आज की तारीख में हिंदुस्तान के सबसे जाने माने, जहाँ तक मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात है, उसको कवर करने वाले सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने ये जो साहब हैं, ओवैसी के वालिद, इनके साथ इनके रिश्ते थे। ओवैसी के वालिद से इनकी दोस्ती थी। और यही नहीं, जो मायावती की हम हाथी की बात कर रहे हैं, मायावती को हिसाम साहब ने तब देखा जब वो बिजनौर में साइकिल चलाती थी। तो इसलिए इनकी भी सलाह सुननी बहुत ज़रूरी है। क्या बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा पैटर्न दिखाता हूँ कि जब वोट बंटता है तो फिर किसी कौम का मुस्तकबिल कैसे कटता है, उसको जान लीजिए। जैसे ये ग्राफिक्स अगर आप देखेंगे, बापू नगर सीट, जहाँ पर हमेशा कांग्रेस का जो गढ़ माना गया, बीजेपी इस बार जीत गई और वजह थी आम आदमी पार्टी 6000 वोट ले गई। एमआईएम तो नहीं लड़ी, लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ पर तकरीबन 3500 वोट ले गई। तो नुकसान आप देख ही रहे हैं किसका हो गया, कांग्रेस का। एक दरियापुर सीट देख लीजिए साहब, दरियापुर में भी वही खेल हुआ, बीजेपी जीत गई और कांग्रेस हाथ मलते रह गई। 55,000 वोट मिले, 4000 से ज़्यादा आपको मिले और तकरीबन 2000 के आसपास 1771 वोट एमआईएम को मिले। वडगाम में जिग्नेश साहब लड़ रहे थे और बड़ी मुश्किल से जीते हैं। आप यूँ कहिए कि हारते हारते जीत गए, क्योंकि यहाँ भी मुस्लिम वोट बताते हैं बटा है। 4000 से ज़्यादा आम आदमी पार्टी और एमआईएम वो ले गई 2000 से ज़्यादा। तो ये आप देख सकते हैं, यही चीज़ लिंबायत में। और मैं सीट दर सीट आपको दिखाता चला जाऊंगा। पहले भी मैं दिखा चुका हूँ कि आपने या एमआईएम ने या शाह साहब की जो बी टीम है, किस तरह से कैंची चलाई है, कहीं कांग्रेस के अरमानों पर, कहीं पर मुस्लिम वोट बैंक पर। अब यकीनन आप ये जानना चाह रहे होंगे कि जो मुस्लिम वोट हमेशा से, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो या उत्तर प्रदेश में, बिहार में या और जगहों पर विधानसभा का इलेक्शन, जो बड़ा डिसाइडिंग रहता था, बहुत डिसाइसिव, निर्णायक रहता था, क्या इस बार मोदी जी और अमित शाह अपने खेल से उसको डाइल्यूट कर देंगे 2024 में, उसको किनारे करके रख देंगे, उसके मायने ख़त्म कर देंगे, या
मुस्लिम वोट के 2024 में मायने होंगे, और अगर मायने होंगे तो फिर 24 के फाइनल के भी मायने होंगे। चलते हैं सीधे हिसाम सिद्दीकी के पास कि क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो मुसलमानों की जो चुनावी राजनीति है, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, जिस तरह से मुस्लिम एक मजबूत आप कह सकते हैं एक मुश्त होकर वोट डालते थे, चुनाव का सियासत का पूरा रंग बदल देते थे, हम तो देख रहे हैं कि दिन ब दिन ये चीज कमजोर हो रही है। और गुजरात में हमने देखा 182 का हाउस सिर्फ एक मुसलमान, एक एमएलए रह गया है। वो गुजरात जहां दंगे हुए दुनिया ने जाना हिंदू मुसलमान दंगों की वजह से, वहां पर आज ये हाल हुआ है कि 19 सीटों में से 17 सीटें मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में, 19 में से 17 सीटें जो हैं वो बीजेपी ले गई। अब लोग कहते हैं कि साहब वहां पर बहुजन समाज पार्टी भी खड़ी हुई है मायावती की, वहां पर एमआईएम के ओवैसी साहब भी खड़े हुए हैं, वहां आम आदमी पार्टी भी पहुंच गई है। तो ये सिनेरियो आप क्या देखते हैं? क्या ये एक साजिश है राजनीतिक मुसलमानों की आवाज दबाने की, या आपको लगता है कि ये एक ऐसा रणनीति है जहां जिसको कांग्रेस नहीं समझ पा रही, बाकी पार्टियां नहीं समझ पा रही, सोशलिस्ट पार्टियां नहीं समझ पा रही, सेकुलर पार्टियां नहीं समझ पा रही? देखिए, कोशिश गुजरात का जहां तक सवाल है, गुजरात का तो मामला हिंदुस्तान से बिल्कुल अलग है। और अलग इसलिए भी है कि आपको याद हो, इसी असेंबली इलेक्शन के दौरान होम मिनिस्टर अमित शाह ने बहुत साफ साफ कहा अपनी एक पब्लिक मीटिंग में कि हमने 2002 में उनको ठीक कर दिया था, उसके बाद से न सर उठा पाए न गुजरात में कर्फ्यू लगा। तो वहां का मामला तो एकदम अलग है, और वहां पर तकसीम भी करा लेते हैं लोग मुस्लिम वोटरों की, क्योंकि लोग वहां बहुत डिमोलाइज हैं और डरे हुए हैं। पूरे प्रदेश में कोई मुसलमान के ये हैसियत नहीं है कि वो खड़ा होकर के अपनी बात कह सके। लेकिन ये बात पूरे देश में नहीं है। लेकिन दीपक, अब एक जो ये 3 इलेक्शन हुए हैं, एक गुजरात का हुआ है, एक एमसीटी दिल्ली में हुआ है, एक हिमाचल हुआ, और 7 अलग अलग प्रदेशों के 7 बाई इलेक्शन हुए हैं। इनको अगर आप मजमूई तौर पर देखें एक संयुक्त रूप पे, तो ऐसा नहीं है कि सारा हिंदू बीजेपी के साथ है। हिमाचल में तो हिंदू जो है, हिमाचल का रहने वाला तो ज्यादा, पहाड़ के लोग ज्यादा धार्मिक होते हैं, हम लोग ये मानते हैं और होते भी हैं। तो वहां देखिए क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ। और जो 7 बाई इलेक्शन हुए उसमें से 5 बीजेपी हारी है, सिर्फ 2 जीते हैं। तो और 2 में से एक रामपुर जो जीते नहीं है, बल्कि रामपुर में तो जमहूरियत डेमोक्रेसी की लूट हुई है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि, तो गुजरात का मामला देखिए एकदम अलग है। और मीडिया के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया को प्लान करके इन नतीजों के बाद गुजरात को भारत बनाने की कोशिश की कि जिसे पूरा भारत गुजरात तक है। ये सिचुएशन है, वरना हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। नहीं, एक चीज मैं जानना चाह रहा था हिसाम साहब, ये जो ओवैसी साहब हैं, हैदराबाद के रहने वाले हैं, हैदराबाद की उम्र भर सियासत करते रहे, लेकिन जहां जहां मुस्लिम इलाके होते हैं, जहां जहां कांग्रेस पार्टी, जैसे गुजरात में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, या बिहार में आप कह लीजिए नीतीश और तेजस्वी की पार्टी, ये पार्टियां जहां मजबूती से लड़ती हैं जिन मुस्लिम इलाकों में, वहां पर ओवैसी साहब पैराशूट से कूद जाते हैं। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ओवैसी साहब, भले ही वो उनकी बातचीत तकरीरें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से वो कूदते हैं, जिस तरह से वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में सिर्फ वहीं लड़ते हैं और वोट काटते हैं, आपको लगता है कि कोई अंडरस्टैंडिंग है अमित शाह की? ये अमित शाह का गेम प्लान है जहां पर ओवैसी हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी अगर आपको दिख रहा है, ये उस प्लान के तहत है या फिर यूं ही हो रहा है सब? देखिए, हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है कि वो उनसे मिले हुए हैं, लेकिन एक कानून की जुबान में कहा जाता है सरकमस्टेंशियल एविडेंस, परिस्थिति जन्य सबूत। तो जितने ऐसे सबूत हैं वो सब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ओवैसी उनसे मिले हुए हैं। ताकि ओवैसी आते हैं हैदराबाद से, हैदराबाद में वो अपना जो एरिया है जहां से वो एमपी हैं, उसके बाहर एक सीट नहीं जितवा पाते तेलंगाना में। हद यह है कि उन्हीं के शहर हैदराबाद में गोशा महल एक सीट है असेंबली की, जहां पर बीजेपी का एक बहुत ही फसादी टाइप का आदमी जीत जाता है, हर बार जीत जाता है। उसको वो नहीं हरा पाते, सारे लोगों से मिलके जाते हैं, हर उस प्रदेश में पहुंच जाते हैं, खास करके मुस्लिम सीटों पर जहां मुसलमान ज्यादा होते हैं।
तो जाहिर है उनकी इस कार्रवाई से क्लियर है एकदम। और जो मुसलमान पे भरोसा कर रहे हैं वो बहुत गलतफहमी में है। ओवैसी साहब 100% बीजेपी की सर्विस कर रहे हैं, इसमें आप कोई शक नहीं होना चाहिए। इसलिए कि उनको अगर देखिए उन्हीं के बराबर में थोड़ा आगे चल के तब तेलंगाना में भी केसीआर हैं, उनके साथ हैदराबाद में 2 पार्टियां हैं लोकल लेवल पर, 2 पार्टियां तमिलनाडु में है, डीएमके एडीएमके। तमिलनाडु में तो 1968 से हुकूमत कर रही दोनों पार्टियां। वो लोग तो बाहर नहीं निकलते हैं कभी, वो मजबूत हैं तब भी सरकारों में रहते हैं। सिर्फ इन्हीं को ये पूरे देश में घूमने की क्या जरूरत पड़ गई साहब, और कहा ये जाकर के बना लेंगे। दूसरी बात दीपक, इस देश में कोई भी पार्टी अगर ये कहे कि वो मुसलमानों की ताकत पर कोई बड़ी ताकत, सियासी ताकत खड़ी कर लेगा, तो वो झूठ बोलता है, वो मुसलमानों के साथ दुश्मनी कर रहा है। दुश्मनी क्यों कर रहा है? इसलिए कि वो मुसलमानों को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। वो मुसलमानों को समाज से और सियासी जो सिस्टम है देश का, उससे अलग थलग कर रहा है। भले मुसलमान किसी भी क्षेत्र के 2% मुसलमान उनको वोट दें, आधा % दें, लेकिन बदनामी सारे मुसलमानों की होती है। ये तो सब एक तरफ हो गए। ये है सबसे बड़ी मुसीबत। नहीं, आपकी हिसाम साहब, आप 50 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं, और मुस्लिम ऐसा कोई हिंदुस्तान का मुस्लिम लीडर नहीं है जो आपको बाई फेस बाई नेम ना जानता हो। ओवैसी साहब से कभी आपकी बातचीत नहीं हुई, गुफ्तगू नहीं हुई? आपने उनको समझाया नहीं, बताया नहीं कि आपके नहीं बारे में नहीं, वो मुसलमानों की समझाने, राय क्या? वो वो दीपक समझाने की स्टेज से ऊपर निकल चुके हैं। मेरी उनकी बात भी हुई है, 1-2 बार बात हुई है। हम तो वैसे साहब के अब्बा को भी जानते थे, वो हमारे दफ्तर आते थे लखनऊ में, जो हम जहाँ हमारा अखबार था उर्दू का, वो जब भी लखनऊ आते थे उसमें आते थे, बात करते थे। और वो, लेकिन वो उनको कोई बात समझाई जाती थी वो समझ लेते थे। और एक मैं आपको बता दूं, एक बार वैसी के वालिद आए और उन्होंने कहा लखनऊ में झंडा वाले पार्क में हम पब्लिक मीटिंग करेंगे, हमारे दफ्तर में बैठ के कहा। हमने कहा ये मत करिए यहाँ। बोले क्यों? हमने कहा आप तकरीर करके चले जाएंगे, लखनऊ में बिलावल टेंशन होगा और मुसलमान भुगतेंगे। कह नहीं मियाँ, तो मैं आ गया हूँ, 3 दिन का फर्क रह गया है मौका, और 3 दिन बाद हमारी मीटिंग है। हमने कहा देखा, अगर आप मीटिंग करेंगे तो मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, मेरे साथी बहुत हैं, मैं पथराव करवा दूंगा, आपको बोलने नहीं दूंगा। तो वो मुस्कुराए और बोले अरे भाई, सत्ता का अगर तुम ही मुखालफत करोगे तो मैं कैसे मीटिंग करूंगा। और वो अपनी मीटिंग कैंसिल की, गए वापस, नहीं की। तो वो ऐसे थे। और इनको इनको कोई कितना भी समझा ले, कोई कितना भी समझा ले, नहीं, इनकी तो ये समझ में जो नहीं आ बाप रहा। बेटा है, अब्बा आपके दोस्त थे, तो बेटा आपका दोस्त क्यों नहीं हो पाया? जब अब्बा जो नहीं, है अब्बा ओवैसी के दोस्त नहीं अब्बा थे, आपके घर दोस्त आते नहीं थे, थे, आपको लेकिन हमारे समझाते यहाँ थे? आते थे। वो दोस्त थे, नहीं, हमारे जो उस्ताद थे जर्नलिज्म में, जमील मेहदी साहब, उनके, तो उनकी वजह से आते थे। हमारे दोस्त नहीं थे, मैं लेकिन जानते थे। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके घर आना जाना था, आपने उनको समझा लिया, ओवैसी के बाप को, वालिद को आपने समझाया, अब्बा मान गए, बेटा क्यों नहीं मान रहा? क्या कुछ अब खेल और बेटा है इसमें? फंसा हुआ है ना, तो बेटा, हम तो यही कर सकते हैं कि बेटा दूसरे जाल में फंसा हुआ है, वो साजिश का शिकार है, और कोई वजह नहीं है। जो हर जगह पहुंच जाते हैं मुस्लिम वोटरों को खराब करने, मुसलमानों को बदनाम करने, उसकी वजह यही कि वो किसी साजिश का हिस्सा बन गए। नहीं, आप क्या हिसाब से मानते हैं कि ओवैसी साहब कौम का फायदा करने की जगह कौम का नुकसान कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं? 100% नुकसान कर रहे हैं, जी। थोड़ा नहीं, पूरा नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, ये जो एक चीज और मुझे समझ नहीं आई हिसाम साहब, मायावती को आप तब से जानते हैं जब वो विधायक भी नहीं थी, और वो जी सियासत में काशीराम की साइकिल के कैरियर पे पीछे बैठ के चलती थी, तब से आप जी। मायावती को जानते हैं। मेरे ख्याल मैं तब तब से, मायावती की दीपक, तब से नहीं, जब वो बिजनौर के कुछ मुस्लिम लड़कों के साथ साइकिल पे बैठ के घूमती थी, तब से जानता हूँ। जी। हाँ, इसीलिए जी मैंने दर्शकों को, इसीलिए मैं कहा कि आप तब से जानते हैं। ओवैसी के अब्बा को जानते हैं, चाय पीते थे आप उनके साथ। मायावती को तब से जानते हैं जब वो बिजनौर में, उत्तर प्रदेश में एक जिला बिजनौर है, जहां वो मुस्लिम लड़कों के साथ साइकिल पे बैठ के कन्वेंसिंग करती थी, आप तब से जानते हैं। तो कुल मिलाकर आपको क्या लगता है, ये आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मायावती और ये ओवैसी, इनको मैं क्या मानूं? क्या ये हम कह सकते हैं कि ये कोई, जैसा आरोप लगता है, मैं नहीं कह रहा, आरोप लगाया जाता है कि ये अमित शाह की बी टीम है, ये बीजेपी की बी टीम है, आपका क्या इस पर कहना है? देखिए, आरोप नहीं, जिसको मैंने पहले कहा आपसे कि सरकमस्टेंशियल एविडेंस, यानी परिस्थिति जन्य सबूत, यही कहते हैं जो आप कह रहे हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं उन लोगों से मिले हुए हैं। अब आम आदमी पार्टी को आप देख लिए, आम आदमी पार्टी वहीं जाती है जहां कांग्रेस लड़ाई में होती है, आम आदमी पार्टी। तो इस तरह, अच्छा, फिर
जो लोग जानते हैं, जिन्होंने 2013 का आंदोलन देखा है अन्ना का और केजरीवाल का, सबको पता है कि केजरीवाल आरएसएस से अलग नहीं है, आरएसएस की देन है। आरएसएस ने पूरा फंडिंग की थी, पूरा आंदोलन चलवाया था, मीडिया मैनेज किया था, सारा खाने पीने का इंतजाम किया था वहां पर दिल्ली में। तो ये कहना कि वो कुछ अलग है, उनका झगड़ा तो छोटे भाई बड़े बहन जैसे कभी कभी घर में जायदाद बंटवारे में हो जाता, उस तरह का है। अगर नरेंद्र मोदी उनको थोड़ी अहमियत देने लग जाए तो वो तो उनके साथ मिलकर काम करेंगे, अलग नहीं रहेंगे, है उन्हीं क्या वो। जी हिसाम और भाई। जहाँ तक मायावती के लिए आपने पूछा, मायावती का देखिए, मायावती अब बहुत फ्रस्ट्रेशन में लगता है हमको है। अभी अभी मैं एक ताजा मिसाल बता रहा हूँ, मैनपुरी की। मैनपुरी के जो दलित गांव के दलित वोटर थे, उनमें 3 दिन पहले लोगों ने कहा कि हम बहन जी के मैसेज का इंतजार कर रहे हैं कि हमको किसे वोट देना है। बहन जी का मैसेज वहां नहीं पहुंचा, या पहुंचा तो क्या पहुंचा किसी को पता नहीं है, लेकिन ज्यादातर दलितों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया है। तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा उनकी चलती वलती नहीं है। जी और चलिए इसलिए मायावती। नहीं, इसलिए नहीं चलती है कि उधर चंद्रशेखर भी आ गए हैं उनके उनके मुकाबले में मैदान में। चंद्रशेखर ने जी अखिलेश का भी समर्थन किया, आजम खान का भी किया, और खतौली में भी किया, मैं अब आरएलडी का। मैं मैं अब उत्तर प्रदेश पर आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश पे हमने देखा कि योगी जी बड़ा जबरदस्त तरीके से उनकी परफॉर्मेंस हमको दिखी, पहले विधानसभा के चुनाव में, उसके बाद बाई इलेक्शन हुए, उन्होंने आजमगढ़ में अखिलेश यादव को हरा दिया। उन्होंने जो है वो हरा दिया, क्या कहते हैं, रामपुर में आजम खान को। हिसाम भाई इस बार हमने देखा कि योगी जो बहुत मजबूती से बैटिंग कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, इस बार तो ऐसा लगा जैसे योगी जी का जादू ही पूरा चला गया है। वो खतौली जैसी सीट हार गए। मतलब जिस सीट में, पश्चिम की जिस सीट पर ये माना जा रहा था कि बीजेपी एक तरह से जीत जाएगी, और हैंडपंप यानी आरएलडी जो है, जो समाजवादी पार्टी के साथ थी, हैंडपंप में से पानी नहीं निकलेगा इस बार। लेकिन साहब वो पानी चला कि बीजेपी डूब गई उस पानी में। तो आपको क्या लगता है कि इस बार योगी का जादू क्यों नहीं चला, नंबर एक। और नंबर दो, जो असली सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब योगी का जादू नहीं चल रहा था, योगी मैनपुरी में बुरी तरह हारे, खतौली में हारे, बाई इलेक्शन हार गए, तो रामपुर में क्या हो गया, जो आजम खान का गढ़ है, रामपुर में बीजेपी जीत कैसे गई? देखिए, खतौली में योगी साहब गए, 2 बार उन्होंने मीटिंग की, और दोनों बार उन्होंने अपने भाषण का मुख्य बिंदु बनाया मुराद दंगा, मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर। 2013 में दंगा हुआ था, सोचिए 9 साल पहले। और उन्होंने तो हद कर दी, उन्होंने एक गांव में जो दंगे की शुरुआत में 2 गैर मुस्लिम लड़के मारे गए थे, उनके नाम लेके कहा कि क्या उनकी शहादत आप भूल जाएंगे। उन्होंने पूरी कोशिश कर ली खतौली के दंगे को हिंदू मुस्लिम बनाने में, वो कामयाब नहीं हुए। वहां सारी बिरादरियां, हिंदुओं की भी, सबके वोट मिले हैं आरएलडी को, खाली मुसलमान नहीं मिले हैं। दूसरी बार रामपुर की आपने पूछी, रामपुर का इलेक्शन जीते नहीं है, रामपुर में तो लोकतंत्र की लूट हुई है। पुलिस ने जो नंगा नाच दिखाया है रामपुर में, भाई अगर नंगा नाच ना दिखाते, उसके सबूत नहीं होते, तो सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा कैसे एक्सेप्ट कर लिया। रामपुर का केस तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। और मैं आपको बताऊं कि रामपुर में जो शहर के बूथ हैं जहां पर मुसलमान ज्यादा रहते हैं, वहां पर पोलिंग हुई है 28%। और जो देहात के बूथ हैं जहां पर हिंदू ज्यादा रहते हैं, वहां पर पोलिंग हुई 74% तक। क्या मतलब है। और बता दूं आपको, जो जिस तरह इन्होंने, पुलिस ने किया है औरतों के साथ, आदमियों के साथ, थप्पड़ मारे हैं औरतों को महिला पुलिस ने, जो पोलिंग बूथ पे गई और कहा अपना आधार लेके आओ। पोलिंग 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 पे आदमी वोट देने जाता वोटिंग कार्ड से, आधार कार्ड से, लेकिन किया। और आप गौर कर लीजिए, एक इलाका है पीला तालाब, पीला तालाब के 7 बूथ हैं, पूरा मुस्लिम इलाका है। सातों बूथ पर कुल 4% वोट पड़ने दिए, नहीं पड़ने दिए। इसी तरह दूसरा इलाका एक है वहां पर, कोठी पेल, कोठी बेल रोड, वहां पर 5% पोलिंग हुई है। एक बजरिया हिम्मत खान है, वहां पर 7% पोलिंग हुई। तो ये जीते कहाँ है। और इसीलिए देखिए आप, 7 बाई इलेक्शन हुए पूरे देश में, 7 में 2 बीजेपी जीती। तो जो बीजेपी के दफ्तर में जश्न मनाया गया जीत का, उसमें मोदी जी ने भी केवल रामपुर का नाम लिया है कि हम जीते हैं। ये नहीं कहा कि रामपुर में हमारी पार्टी या हमारी सरकार ने लूट मचा दी है। रामपुर का नाम जानबूझकर उन्होंने लिया, वो एक मैसेज देना चाहते हैं देश के हिंदुओं को
कि हम मुसलमानों को किस औकात पे रखना चाह रहे हैं। रामपुर चूंकि मुस्लिम डोमिनेटेड कहा जाता है, लगभग 54% मुस्लिम आबादी है। उन्होंने बताया अपने भाषण से कि देखिए हम 54% वाली सीट जीत लाए। वो जीते बिल्कुल नहीं है, वहां तो अपन लूट मची साहब। और ये बात, ये चीजें जो है वो चूंकि मीडिया इनके कब्जे में है, आ नहीं रही हैं। लेकिन एक आध लोग जो है, कहिए तो मैं अखबार का नाम ले लूं, अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस ने पूरी डिटेल छापी है कि किस बूथ पे कितने वोट पड़े हैं और क्यों नहीं पड़े हैं। तो ये देखिए, बहुत दिन छुपने वाला नहीं है ना। चलो कितने पूरे गुजरात में मुसलमानों को आप बिल्कुल बांध कर रखेंगे, उनको मतलब इतनी आपका ये हैसियत कहना नहीं है कि देंगे। आजम खान अभी भी वहां पर बड़े नेता हैं रामपुर में, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया, उनके पर कतर दिए गए, इस वजह से वो चुनाव हार गए। आजम खां को मौका, आजम खां का खुद बयान है कि उनकी पत्नी चुनाव से 3 दिन पहले अपने किसी रिश्तेदार से मिलने रात में गई थी, तो पुलिस वहां पहुंच गई। उनकी पत्नी को डांटा, कहा तुम आई कैसे, वो समझे थे वोट मांगने आई। तो ये इस तरह जहां इलेक्शन हुआ हो, वहां आप क्या करेंगे। वहां के जो एमपी हैं रामपुर के जीते हुए बीजेपी के इत्तेफाक से, उन्होंने जब काउंटिंग चल रही थी 20वें राउंड तक, समाजवादी पार्टी आगे थी 21वें राउंड तक, कुछ 6-6.5 हजार वोट से। तो उन्होंने बाकायदा कहा मीडिया से कि ये तो मुस्लिम एरिया है जहां को है, आप जरा हिंदू एरिया खोलने दीजिए तो पता चलेगा कहाँ खड़े हैं। क्या मतलब है इस बातों का भाई। तो ये जी तो वहां का रामपुर का इलेक्शन नहीं है, ये तो लूट है। जी। खैर, देखते हैं अब उसकी अदालत संज्ञान लेता है। अगर कोई इस तरह से कोई पिटीशन फाइल होती सुप्रीम कोर्ट अब वो वगैरह मामला में। सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट जी, गया, सुप्रीम कोर्ट क्या करता पता नहीं है। लेकिन चलिए इलेक्शन कमीशन का रोल भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। अच्छा क्या, ठीक है। खराब अब रहा है। अच्छा होना तो अलग बात है। हिसाम साहब, अब वो तो अदालत देखेगी, अदालत का जुरिडिक्शन में। तो एक दूसरा जी सवाल जी, आपसे, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे सवाल ये कर रहा था, क्योंकि आप एक मुस्लिम पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं, हिंदुस्तान में आपका बड़ा नाम है इस फील्ड में। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से मुसलमानों के वोट स्प्लिट हो रहे हैं, जिस तरह से बट रहे हैं, आम आदमी पार्टी में, कांग्रेस में, कहीं एमआईएम में बट रहे हैं, कहीं मायावती का हाथी लिए जा रहा है वोट, हम 2024 में क्या उम्मीद करें। जब 2024 में भी मुसलमान आंख बंद करके वोट बांट देगा, कहीं ओवैसी की तकरीर में फंस जाएगा, कहीं मुफ्त बिजली की तकरीर में फंस जाएगा, कहीं हाथी पे चढ़ जाएगा। क्या लग रहा है, यह सबक लेगा, मुस्लिम इंटेलिजेंट होगा इस बार। मैंने जैसा आपसे पहले कहा है कि देखिए, गुजरात का मामला बिल्कुल अलग है। बाकी मुसलमानों को बांटने की, स्प्लिट करने की कोशिशें बहुत हो रही हैं, बहुत बड़े पैमाने पर हो रही हैं, लेकिन वो काम नहीं करें। इसकी मिसाल आप दिल्ली में देख लीजिए, जहां आप बैठे हैं। दिल्ली म्यूनिसिपल इलेक्शन में 9 कैंडिडेट कांग्रेस के जीते हैं कुल, 9 में 7 मुसलमान हैं। क्या मतलब है इस बात का कि वोट मुसलमानों का स्प्लिट नहीं हुआ। और साथ में अलग बात है कि साथ में 2 बिक गए, वो चले गए आम आदमी पार्टी में। एक लेकिन ये वापस कि गया, जी, एक वापस आ गए शायद उसमें अच्छा, बाकी कांग्रेस। बाकी जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे कॉर्पोरेशन के, उसमें कांग्रेस को वोट मिला है। इसलिए कि मुसलमान दिल्ली का भी समझ गया है कि केजरीवाल क्या है, उनकी हकीकत क्या है। बाकी इसलिए वो तकसीम होने का सवाल नहीं है। तो 24 का मामला जो है, 24 में भी दीपक, जिस तरह 22 के असेंबली इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में मुसलमान एकजुट रहा, नहीं बटा, मुझे पूरी उम्मीद है 24 में भी नहीं बटेगा। काहे कि गुजरात इलेक्शन और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद उसका प्रोपगंडा जिस तरह लादा जा रहा है, उससे मुसलमान बहुत सशंकित है और चौकन्ना भी है कि अब हमको ये काम नहीं करना, चाहे ओवैसी आ जाए। भाई 22 में भी ओवैसी ने बड़ी कोशिश कर ली, कहाँ बांट पाए, बहुत थोड़े थोड़े वोट मिले सब जगह। खैर, अच्छा, जितने वोट उनको मिले, इतने तो कोई इंडिपेंडेंट पर्चा भर देता, उसको भी मिल लेकिन जाता है। बिहार के हिसाम साहब, बिहार का जो सीमांचल इलाका है, वहाँ ओवैसी साहब कामयाब हुए थे। तो बिहार में कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं वोट काटने की। वहां कामयाब हुए थे, उसके बाद क्या हुआ, 5 में से 4 एमएलए चले गए। तो 4 एमएलए जो गए हैं, क्या उनको ये अंदाजा नहीं कि उनके जाने से उनके क्षेत्र के मुसलमानों पर क्या असर होगा। उन्हें जब यकीन हो गया होगा कि हमारे साथ मुसलमान रहेगा, तभी तो गए होंगे इनको छोड़ के। ऐसा कोई पॉलिटिकल आदमी अपनी पॉलिटिकल खुदकशी नहीं करता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाकर के, वो आगे का सोच के जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, सही है, इसमें कोई दो रहना है कि मुसलमान जज्बाती है, जज्बाती बातों में फंस जाते हैं, कई एरियाज में फंस जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बीजेपी की एग्रेसिव पॉलिटिक्स चलेगी, जैसा आप चल रही इस समय गुजरात के जीतने के बाद, एक गुजरात जीत के 3 में से ऐसा लगता है इसे पूरा देश जीत गए। जैसे जैसे एग्रेसिव पॉलिटिक्स चलेगी और रामपुर जैसी घटनाओं की पब्लिसिटी होगी,
वैसे वैसे मुसलमान में एकता बढ़ेगी, मुसलमान स्प्लिट नहीं होगा 24 में, ये मुझे पूरा यकीन है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 80 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीटें हैं बीजेपी के पास। ये एक बड़ा राज्य है जहां उसकी मेजॉरिटी है। गुजरात में मेजॉरिटी, दो बड़े राज्य हैं इस मुल्क में जहां पर बीजेपी प्रचंड बहुमत में, गुजरात और उत्तर। मैं असम की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी किसी राज्य में बहुमत नहीं है बड़े राज्य में। आपको क्या लगता है कि इन 80 सीटों में बीजेपी के पास इस वक्त 62-63 सीटें हैं, एक मेरे ख्याल बाई इलेक्शन भी जीत गए वो। आपको लगता है कि हाथी फिर वोट काटेगा? क्योंकि मायावती जो है कुछ मुसलमानों को वो टिकट दे रही हैं, ऐसा सुनने में आता है। इमरान मसूद सहारनपुर के बड़े नेता वो बसपा ज्वाइन कर रहे हैं, कर चुके हैं। कई और बड़े मुसलमान नेता जो हैं जिनको समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था या कांग्रेस ने नहीं पूछा, वो बसपा में जा रहे हैं। इसी तरह से ओवैसी जो है वो फिर से तैयारी कर रहे हैं कि भाई जाहिर तौर पे जब अमित शाह का हाथ होगा पीछे तो ओवैसी जरूर लड़ेंगे, वरना जितनी दौलत ओवैसी के पास है तो इनकम टैक्स और ईडी एक दिन में बता सकती है उनको। आपको क्या लगता है कि ये जो 2024 का फाइनल होगा जिसमें उत्तर प्रदेश बड़ा डिसाइसिव है, बहुत ज्यादा निर्णायक है, वहां मुसलमान एकजुट वोट करेगा, समझदारी से वोट करेगा, या हाथी और ये जो ओवैसी है इसके बीच में बट के वोट कटवा का शिकार हो जाएगा? देखिए, मेरा जो अंदाजा और जो मेरी बातें होती हैं लोगों से, जिलों में लोगों से, जिले में जो लोग एक्टिव रहते हैं पॉलिटिक्स में या समाज में, फॉर एग्जाम्पल सहारनपुर है। सहारनपुर में अगर मुसलमान जाएगा इमरान मसूद के साथ तो इकट्ठा जाएगा, फिर ये नहीं होगा कि कुछ मुसलमान समाजवादी में गए और कुछ बीएसपी में गए हैं। तो वो ये ऐसा नहीं करेंगे कि दो जगह बढ़ जाए, वो जाएंगे तो इकट्ठा जाएंगे, या तो समाजवादी में जाएंगे या बीएसपी में जाएंगे। अगर समाजवादी पार्टी ने वहां पर अपने अच्छे लीडरों को ठीक से इस्तेमाल कर लिया तो शायद ना जाए, और अगर ना कर पाए तो चले जाएंगे, जरूर जाएंगे। तो ये अलग अलग एरिया में पूरे 80 सीटों में शायद 3-4 सीटें ऐसी होंगी लोकसभा की जिस पर मुसलमान बीएसपी के साथ जा सकता है। लेकिन जाएगा तो पूरा जाएगा, और तब पूरा जाएगा जब देखेगा कि दलित भी पूरा जा रहा है और मोस्ट बैकवर्ड भी जा रहा है, वरना अपना वोट खराब करने अब मुसलमान जाने वाला नहीं है। जी। और ओवैसी साहब का क्या हाल होगा यूपी में वो तो 2024? पार्लियामेंट में क्या कर पाएंगे, यूपी में पार्लियामेंट में आएंगे तो 4,000 वोट हर जगह। हमने आपसे पहले कहा कि जो राह चलते कोई रिक्शे वाला भी इंडिपेंडेंट पर्चा दाखिल करके घर बैठ जाता, उसको भी तो 4,000 वोट मिल जाते हैं। अब तो नोटा में इनसे ज्यादा लोगों को वोट मिलने नोटा में वोट पड़ने लगे हैं। तो ये तो वैसी वैसी अब ये तो कर सकते हैं कि ये अपनी वो अपनी फितरत से बाज ना आए और यहाँ करके कैंडिडेट खड़े कर दें और कोशिश करें वोट काटने की, लेकिन कोई इंपॉर्टेंस उनको मिलने वाली नहीं है। जी। हिसाम साहब, आप आए, आपने रोशनी डाली और जो आपका तजुर्बा है उसकी आपने मिसाल पेश करी। जब आपने कहा कि ओवैसी साहब जो थे, उनके वालिद जो थे वो आपके साथ चाय पीते, जब हमने मायावती का जिक्र किया तो आपने कहा हम तब से जानते हैं जब साइकिल पर घूमती थी। तो यही रोशनी है जो आपकी मिलती रहे हमें, और हमें आपकी रोशनी में एक नया तस्वीर देखने को मिलती है। तजुर्बा जो है, एक्सपीरियंस हमेशा जो है उसका जो आप कह सकते हैं आउटकम होता है, बड़ा गोल्डन ट्रुथ जैसा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और बहुत शॉर्ट नोटिस बहुत पर आए। शुक्रिया आपका।